जैसे कि आप लोग जानते हो, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी आप लोग की परीक्षा 18 फरवरी से होने जा रही है और 12 फरवरी से आप लोग के प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों की विज्ञान विषय की यहाँ पर हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक 2022, इसी से आप लोग का पूरा पेपर निकलेगा। आप देख सकते हो जीपीएच कंपनी और जीवीआई कंपनी दो प्रकार की कंपनी होती है। उनने इस प्रकार के प्रश्न बैंक यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, ये प्रश्न बैंक 20-25 रुपये के आपके यहाँ पर क्या आते हैं, मार्केट में प्रश्न बैंक आप लोग के मिल जा रहे हैं। आप इस प्रश्न बैंक से पूरी अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, जीपीएच कंपनी और जीबीआई कंपनी ने आप लोग के यहाँ पर प्रश्न बैंक क्या कर दी है, लॉन्च कर दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आज हम विज्ञान विषय का यहाँ पर हम अध्याय एक यहाँ पर हम पूरा समझने जा रहे हैं, पूरा सोल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कल विज्ञान के अध्याय 1 पर मैंने एक क्लास ले लिया हूँ। ठीक है, आज इसकी क्या है, सेकंड क्लास है। इसका पार्ट क्या है, 2 है। पार्ट नंबर कौन सा है, ये 2 है। तो देखिए, हमने कल प्रश्न क्रमांक 5 विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने आधा कर लिया था। कल मैंने आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया समझा दिया था। आज मैं आप लोग को समझाऊंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया समझेंगे यहाँ पर हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कॉपी किसी के पास जो मैंने लिखवाया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आपका प्रश्न द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आपके पास जो कोई भी गाइड हो, आप उस गाइड से याद कर सकते हो। प्रश्न बैंक में भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, बुक में ढूंढने पर भी इसका उत्तर मिल जाएगा, शिवलाल की गाइड में भी आपको मिल जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आप क्वेश्चन लिख लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समझ लो। बाकी आपको जिससे याद करना है आप उससे याद कर लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, बारीकी समझो। ठीक है, तुमको याद जिस गाइड से कर लेना उससे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर बारीकी समझना बस। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, एक अभिकारक हो गया आपका Na2SO4+, दूसरा अभिकारक हो गया आपका BaCl2, ये हो गया दूसरा अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 अभिकारक लिया। पहला अभिकारक हो गया Na2SO4, Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट। पहला अभिकारक है आपका सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर मैंने दूसरा अभिकारक ले लिया BaCl2। Ba का मतलब होता है बेरियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। दूसरा अभिकारक हो गया बेरियम क्लोराइड। अब अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ये वाला आयन इसके पास चला जाएगा और ये वाला आयन इसके पास आ जाएगा। तो इसमें 2 बार विस्थापन होता है। एक बार विस्थापन कब हुआ, जब ये वाला आयन यहाँ चला गया, और दूसरी बार विस्थापन कब हुआ, जब ये वाला आयन यहाँ पर आ गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो Ba है वो इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4, यहाँ पर बन जाएगा BaSO4+। यहाँ का Ba इसके पास आ गया तो क्या बन गया, यहाँ पर BaSO4 बन गया, प्लस का हो जाएगा प्लस। यहाँ का Na यहाँ के Cl के पास चला जाएगा, यहाँ का Na यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर Na भी 2 है और यहाँ पर Cl भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 NaCl। Na भी 2 और Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका आयन उसके पास चला जाएगा और उसका आयन इसके पास आ जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा क्या बोला मैंने, अब भी बनना चाहिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं हम, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका आयन उसके पास और उसका आयन इसके पास, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बन जाएगा, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा,
तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को, ठीक है, ये रखो काफी ना। अगला प्रश्न यहां पर तुम्हारा क्या है, देखो अगला प्रश्न तुम्हारा तेल एवं, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बैंक में क्वेश्चन आप लोग को दिया है, आप लोग सामने प्रश्न बैंक खोल करके निकाल के बैठिए तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पर क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन देखो तुम्हारे यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को, तेल वाले जितने पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जितने प्रकार की चिप्स होती है, जितने प्रकार के नमकीन होते हैं, ठीक है, चाहे तुम नमकीन का पैकेट खरीद के लेके आओ मार्केट से या चिप्स के पैकेट लेकर के आओ, तो वो फूले हुए रहते हैं, उसके अंदर हवा भरी जाती है। वो कौन सी हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। तो क्यों भरी जाती है, उन चिप्स वाले पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद अपचयित होने के कारण बदल जाता है। अगर ये वाले पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं या नमी के संपर्क में आ जाते हैं तो ये पदार्थों का हो जाता है ऑक्सीकरण, मतलब कि पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए इन पदार्थों के लिए कौन सी गैस भर देते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और इनका गंध और स्वाद में परिवर्तन ना हो, ठीक है। नहीं तो फिर इनसे सड़ी सड़ी बास आने लग जाएगी और खाने लायक रह जाएंगे, क्या है, नहीं रह जाएंगे। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। अगर नाइट्रोजन गैस के संपर्क में कुरकुरे हो गया, है ना, ठीक है, ये पदार्थ वगैरह हो गए, अगर ये नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रहते हैं तो ये पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते, ठीक है, और इन पदार्थों का उपचयन नहीं हो पाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, मतलब कि तेल एवं खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरह कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, ये खराब हो पाते हैं क्या, नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर तुम्हारा है, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को हम संयोजन का विपरीत कहते हैं, ठीक है। देखो, आपको पेपर में प्रश्न आएगा वियोजन की, देखो हमने वियोजन अभिक्रिया भी समझ लिए है और संयोजन अभिक्रिया भी हमने क्या कर ली है, समझ लिए है, लेकिन पेपर ने हल्का सा घुमा करके पूछ लिया है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को किसके विपरीत, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ये पेपर में क्या आएगा, आप लोग को प्रश्न आएगा। तो सिंपल सी बात है, वियोजन अभिक्रिया क्या लिखी है उसकी परिभाषा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है और संयोजन अभिक्रिया की क्या लिख देना है, परिभाषा लिख देना है। तो वियोजन, सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने एकल अभिकारक कौन सा ले लिया, CaCO3, ठीक है। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम और CO3 को पढ़ा जाता है कार्बोनेट। मैंने एक अभिकारक ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने एक अभिकारक कौन सा ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने यहाँ पर एक क्या ले लिए, अभिकारक ले लिए। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं,
हम इसको गर्म करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो ये दो भागों में टूट जाता है। इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो यहाँ पर एक कार्बन बाहर निकल गया और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो यहाँ पर एक सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर एक Ca बचेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक अभिकर्मक, इस तरफ वाले को अपन अभिकारक कहते हैं और उस तरफ वाले को अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, मतलब कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, एक पदार्थ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे भागों में वियोजित हो जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन में क्या होता है, संयोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक हो गया आपका C यानी कार्बन और दूसरा अभिकारक हो गया आपका ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बना लिए, गैस बना लिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। देखो, वियोजन में 1-2 भागों में टूट जाता है और संयोजन में 2 आपस में जुड़ करके एक भाग बना लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं, इस तरफ वाले को हम उत्पाद कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो नीचे लिख देना, अतः वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक कई भागों में टूट जाता है और संयोजन अभिक्रिया में, है ना, बहुत सारे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, बाकी परिभाषा बस लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबा करके क्यों रखा जाता है। सोडियम एक प्रकार की धातु होती है और इतनी नरम धातु होती है कि सोडियम को हम आसानी से चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उस सोडियम को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा करके क्यों रखते हैं। ठीक है, तो देखो, सोडियम जो होती है अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। अगर सोडियम में थोड़ा सा पानी लग जाए तो वहीं पर विस्फोट हो जाता है, मतलब सोडियम तुरंत पानी से क्रिया कर लेती है और क्या कर देती है, आग जला देती है, विस्फोट कर देती है। तो सोडियम धातु कैसी होती है, अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। अगर तुमने सोडियम को खुला हवा में छोड़ दिया, उसको हल्की सी भी नमी मिली तो तुरंत वो आग पकड़ लेगी और सोडियम आग पकड़ करके वहीं पर क्या होगी, जल जाएगी। ये ठंडे जल के साथ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करती है। अगर सोडियम में अगर ठंडा जल मिल जाए, अगर सोडियम जो धातु है अगर किसके संपर्क में आ जाए, ठंडे जल के संपर्क में आ जाए, तो तुरंत आग निकलने लग जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस पानी से निकल जाती है
और आग बढ़ जाती है। इसीलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारा सोडियम नष्ट ना हो और आग के संपर्क में आकर के खराब ना हो जाए, इसीलिए उस सोडियम को हम बचाने के लिए, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। कहाँ डुबा करके रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? सोडियम क्या होती है? अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। यह वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है और ठंडे जल के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है ना। इससे उस कोई बताएगा इसको, कोई बता सकता है इसको? क्यों बताओ? सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है और ठंडे जल के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है, जिससे H2 प्रज्वलित होती है और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाया। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत जोरदार। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको अपन पहले साफ करते हैं, फिर अपन उसको हवा में जलाते हैं। तो क्यों साफ किया जाता है? तो देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेतमार से रगड़कर साफ करते हैं। जो मैग्नीशियम की एक रिबन हो गई, ठीक है, इस मैग्नीशियम की रिबन को रेतमाल से अपन क्या करते हैं? रगड़ करके साफ करते हैं। क्या होता है? ये हो गई आपकी मैग्नीशियम की एक रिबन, ठीक है, हो गई मैग्नीशियम की रिबन। ये पेपर क्या है? मैग्नीशियम है। कई बार क्या होता है कि ऊपर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक परत बना लेती है, और परत काय की बन जाती है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है वो इसको जलने से क्या होती है? रोकती है। ठीक है कि नहीं? जिससे मैग्नीशियम, अपन जब रेतमार से साफ करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत इसके ऊपर जमी होती है वो क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है? मैग्नीशियम की रबड़ आसानी से जलने लग जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? मैग्नीशियम की रबड़ आसानी से क्या होती है? जलने लग जाती है। क्या होती है? आसानी से क्या होती है? जलने लग जाती है। कौन सी रबड़? मैग्नीशियम रबड़ आसानी से क्या होती है? जलने लग जाती है। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रबड़ को साफ तो करते हैं, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबड़ को रेतमार से रगड़कर साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत वहाँ से हट जाए और मैग्नीशियम रबड़ आसानी से क्या होती है? जलने लग जाती है। कौन बताएगा इसको? बताया कोई? इधर लड़के लोग में कोई? अब नहीं बता रहे, एक बार अभी क्या बताया मैंने? 2 बार बता दिया वैसे ही। कैसे होगा तुम पूरे? अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ये शिवलाल गाइड में अच्छा दिया यार, है ना? ठीक है, मैंने कॉपी में लिखवाया था ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। दिखाओ, ये लो ना, रुको रुको। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो मैं तुम लोग को यहाँ पर कायम में लिखवाया हूँ, ये कॉपी मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया हूँ। ये पूरा यहाँ पर तुम लोग को ये वाला याद करना है, ठीक है? ये पूरा लिखना है यहाँ से, इतना पूरा। और यहाँ पर ये तुम्हारी लिखी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है? ये क्या लिखी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तुम्हारी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है? कॉपी मैंने इसको पहले क्या कर चुका हूँ? लिखवा चुका। अब समझो यहाँ पर, ठीक है? इसको लिख लेना इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझ लो रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है? कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया समझने से पहले तुमको 2 अभिक्रिया समझना पड़ेगा, ठीक है?
रेडॉक्स अभिक्रिया समझने से पहले तुमको क्या समझना पड़ेगा? दो अभिक्रिया समझना पड़ेगा। पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है 2Cu+O2, ठीक है, यहाँ पर उनके 2CuO। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ गया ऑक्सीजन आकर यहाँ पर, है ना, जुड़ गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण या उपचयन का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। इसी का उल्टा क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का उल्टा क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, इसमें उल्टा बोलेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उससे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CuO+H2, यहाँ से हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो देखो Cu का यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cu+, ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा H2O। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन इसके पास था, इसके पास का ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन आकर क्या होता है? जुड़ता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसको अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया तुम्हारी रेडॉक्स अभिक्रिया किससे होते थे? अब रेडॉक्स का मतलब होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक का क्या होता है? अपचयन होता है, उससे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये लो, है ना, क्या कहते हैं उसको अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, है ना, कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी वाली? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझना बारीकी से, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, या प्रश्न बैंक में आंसर दिया है। एक लिए अपन ने CuSO4+Zn, इससे बना ZnSO4+Cu। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है?
ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? यहाँ पर Zn है और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ गया है, तो यहाँ पर क्या बन गया? Zn जुड़ गया है। तो इस अभिकारक यहाँ पर Zn बसा है, इसका ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ गया, तो Zn क्या बन गया? SO4 बन गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? एक अभिकारक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हो गया ऑक्सीकरण। और इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलने का कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और दूसरे अभिकारक का क्या होता है? अपचयन। यहाँ पर सिर्फ कॉपर बचा ना, इसके पास का ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। तो जिसके पास का ऑक्सीजन निकलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बस लिखवा इसलिए रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न बैंक में ऑलरेडी क्या मिल जाएगा? तुमको लिखा लिखाया मिल जाएगा, और पहले भी कि तुम लोग क्या बन चुके? नोट्स बन चुके हैं। ठीक है। बाकी प्रश्न बैंक तुम लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर आ ही गए पास में। और बोर्ड परीक्षा में नकल ना होने के लिए तुम लोग को पता है एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और जो नोडल अधिकारी क्या होता पता नहीं, आदेश में आया था मगर ऐसा नकल रोकने के लिए। और गलती से नकल लेके मत चल जाना पेपर में, ठीक है। एक बार नकल प्रकरण बना तो 3 साल के लिए परीक्षा से बर्खास्त कर देंगे। 3 साल तक तुम पेपर ही नहीं दे पाओगे फिर, नकल प्रकरण बनने के बाद, ठीक है। इसलिए वार्षिक में नकल ले जाने गलती मत कर लेना। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न लिखो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो जैसे कि मैंने 3H2 लिया प्लस N2 लिया, ठीक है। यहां पर बना हमारा 2NH3 बना, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब जो होता है, तीर के निशान के इस तरफ यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। इस तरफ भी कितने हैं? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। इस तरफ 2 नाइट्रोजन है, इस तरफ भी कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। मतलब तीर के निशान के इस तरफ जितने परमाणु है, तीर के निशान के उस तरफ भी उतने क्या होना चाहिए? परमाणु होना चाहिए। तो समीकरण कैसा रहेगा आपका? संतुलित रहेगा। तो देखिए यहां पर लिखा गाइड में, क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं यहां पर? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो ये हो गया मेरा कौन सा हाथ? बायां हाथ। बाईं ओर और दाईं ओर, जब किसी रासायनिक समीकरण में, ये लिखा है रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण में, जब किसी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या बाईं ओर, मतलब बाईं ओर और दाईं ओर कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। इस तरफ 2 नाइट्रोजन तो उस तरफ भी कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। इस तरफ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, उस तरफ भी 3 दूनी कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में दाईं ओर तथा बाईं ओर पर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। अभिकारक किसको बोलते हैं? तीर के निशान के जो इस तरफ लिए जाते हैं इसको हम अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस ने अभिक्रिया में भाग ली, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और दोनों आपस में क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों की संख्या, अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों कैसी होती है? बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ नष्ट होता है और न ही कोई पदार्थ उत्पन्न होता है। जितने पदार्थ इस ओर रहेंगे उतने ही पदार्थ उस ओर भी रहेंगे, ना कोई पदार्थ नष्ट होगा और ना ही कोई पदार्थ क्या होगा यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक है। और एग्जाम्पल में वाला समीकरण लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि कौन सी है? अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एवं ट्रायल विधि कौन सी है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एवं ट्रायल विधि कौन सी है? देखो, इसका उत्तर प्रश्न बैंक में मिल जाएगा और विज्ञान की बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि। प्रश्न आपका यहां पर है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड कौन सी विधि? ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। देखो, अब यहां पर जो लिखा हम समझेंगे अच्छे से ना। सरल रासायनिक समीकरण को हिट एवं ट्रायल विधि के माध्यम से बहुत ही सरलता से संतुलित कर सकते हैं। अगर तुमको असंतुलित समीकरण दिए हैं और अगर असंतुलित समीकरण को अगर संतुलित करना है तो हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से बेहद आसान तरीके से संतुलित किया जा सकता है। पहला, इस विधि में समीकरण दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिनकर बराबर करने का प्रयत्न किया जाता है। अपन क्या करेंगे? दोनों ओर के जो तत्व होंगे उसको बराबर करने का अपन क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। देखो, मैंने इस तरफ ले लिया Fe, क्या ले लिया मैंने इस तरफ? जैसे कि मैंने एक समीकरण ले लिया, देखो यहां पर हमने एक समीकरण ले लिए Na+H2O, यहाँ पर बन जाएगा NaOH+ H2। देखो, इस विधि में समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के इस ओर भी और समीकरण के उस ओर भी, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या गिन करके, इधर परमाणु गिनेंगे, इधर सोडियम का एक परमाणु, इधर भी सोडियम का एक परमाणु, गिनकर बराबर करने का क्या करा जाता है? प्रयत्न करा जाता है, ठीक है। ये तो पता है, लिख दो वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले उस तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे जो सबसे कम स्थान पर आया होगा और अंत में उस तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे जो दोनों ओर सबसे अधिक बार आया होगा। बुक दिखाओ, बुक में अच्छा दिया इसका आंसर। इसका उत्तर तुम प्रश्न बैंक से ना करके बुक से करना, ठीक है। बुक के पेज नंबर कितने पर है? बुक के पेज नंबर 3 से दिया गया है, ठीक है। बुक के पेज नंबर कितने से दिया गया है? ये
4 से, बुक के पेज नंबर 4 में दिया गया है चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 और चरण 6। और थोड़ा थोड़ा लिखना है तुम लोग को, पूरा पूरा मत उतार देना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बुक आपकी विज्ञान की बुक के पेज नंबर 3 और 4 में दिया गया है। देखो चरण 1 में आपको दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपके पास एक समीकरण दिया है। समीकरण यहाँ पर आपको दिया है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करना है तो पहले चरण में प्रत्येक यौगिक के प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लो। ये बना लिए पहला सूत्र, दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। बना लिए बॉक्स। क्या बना लेना है, बॉक्स बना लो। उसके बाद दूसरा, उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लो। अब कितने कितने परमाणु हैं उनकी सूची बना लो, ठीक है। यहाँ पर Fe के कितने परमाणु हैं, इधर Fe कितना है, 1 है। इधर कितने Fe है, 3, मतलब संतुलित नहीं है। दूसरा, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, संतुलित है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, संतुलित है क्या, नहीं है, ठीक है। बना लिए। अब चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करो। सबसे अधिक परमाणु किसमें है, इसमें 2 ही परमाणु है। इसमें कितने हैं, इसमें ज़्यादा, जो बड़ा दिख रहा है ना। सबसे अधिक परमाणु वाले जो सूत्र है पहले इसको संतुलित कीजिए, चाहे वे अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो। जो सबसे बड़ा डब्बा है जिसमें सबसे अधिक परमाणु है, सबसे पहले उसको संतुलित करो और उस यौगिक में सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनो। तो इस सबसे बड़ा डब्बा कौन सा, यहाँ पर ये वाला है। और उसमें सबसे अधिक कौन सा आया है, Fe यहाँ पर 3 ही बार आया है। यहाँ पर कितने बार आया है, 4 बार। सबसे पहले अपन को किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, संतुलित करना है। चलो अब करें अपन संतुलित। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 1। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे करोगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल का सूत्र बनेगा क्या फिर नहीं बनेगा। इसलिए 4 कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 4 आपको यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। इस तरफ भी कितने ऑक्सीजन हो गए आपके, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इसके बाद अभी भी चरण 4, अभी भी Fe और हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। इस तरफ Fe कितने है, 1 है। इस तरफ कितने Fe है, 3 है। तो Fe संतुलित नहीं है और हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है। इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8। और इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इसीलिए अब इनमें से हम किसी एक तत्व को चुनेंगे। तो सबसे पहले अपन किसको चुनेंगे, अब इसमें डब्बे में अपन ऑक्सीजन कर लिए, इसका अपन किसको चुनेंगे, Fe को चुनेंगे। इस तरफ कितने Fe है, 3। इस तरफ कितने Fe है, 1। तो यहाँ पर अब 3 लिख दिया मैंने। अब इस तरफ भी कितने Fe हो गए, 3 Fe इस तरफ भी क्या हो गए, ठीक है। इसके बाद अपन को हाइड्रोजन संतुलित करना है। इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8। इस तरफ कितने हैं, 2 है। इस तरफ भी 8 करना है। यहाँ पर कितने लगा देंगे अपन, 4 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गए। इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और अंत में लिख दें 6वां पॉइंट, अंत में चरण 6 अंत में संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का आकलन कर लेते हैं। इस तरफ 3 Fe, इस तरफ भी 3 Fe, इस तरफ ऑक्सीजन 4, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4, इस तरफ हाइड्रोजन 3, 4 दूनी 8, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 में, ठीक है। पॉइंट की 2 लाइन लिख देना, बन जाएगा तुमसे, ठीक है, बन जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दिखाओ बुक, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के 3 उदाहरण, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कितने उदाहरण लिखना है, 3 उदाहरण लिखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला समीकरण लिख लो, CaO, चूना को तुम जैसे काय मिलाओगे, H2O जल में तुम मिलाओगे,
अपन किसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तुमने जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन तुम जल मिला दिए तो क्या होगा? Ca का यहाँ पर हो जाएगा Ca, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो जो चूना में तुम जैसे पानी मिलाते हो तो बाल्टी गर्म हो जाती है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एग्जाम्पल है। अगला देखो, जब कोयला को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अपन जलाते हैं तो क्या बनती है? धुआं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में आग भी निकलती है, मतलब ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इसलिए ऊष्मक्षेपी क्या है? अभिक्रिया है। अगला CH4, ये हो गई मेथन गैस, घर की LPG गैस। इसको तुमने क्या कर दिया? तुमने इसको जला दिए तो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप भी निकलती है, और क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। उत्पन्न क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, उसका समीकरण भी लिख देना है। तुम्हारी कोशिका में ग्लूकोज आ गया C6H12O6, इसको तुमने ऑक्सीजन के साथ कर दी, क्रिया करवा दिए तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6CO2 बनेगा प्लस 6H2 बनेगा, और यहाँ पर साथ में ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर बाहर निकलती है। तो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 3 समीकरण, 1 2 3 4 इतने समीकरण लिख करके आ जाना। ठीक है ना? लिख दोगे इतने समीकरण? उतार लिए? देखो अब 2 क्वेश्चन बचे तुम लोग के। 2 क्वेश्चन बाद तुम्हारा अध्याय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कितने प्रश्न बचे? मात्र 2 प्रश्न। ठीक है, ठीक है। देखो, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? विकृत गंधिता मैंने अभी समझा चुका हूं, विकृत गंधिता। ठीक है। तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले खाना, ठीक है, चिप्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित होकर के विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब कि जैसे ये नमी के संपर्क में आते हैं चिप्स वगैरह, तो उनका गंध भी चेंज हो जाती है और उनका स्वाद भी क्या होता है? बदल जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको रोकते कैसे है? पहला, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। जब इन खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, पैकेट में हवा भरी होती है, कौन सी हवा भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस मिलाकर दूसरा, वायुरोधी बर्तन में रख करके, ऐसे बर्तन में रख दो जहां पर हवा अंदर ना जाए, ठीक है। चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर मक्खन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा हो जाता है और इससे खराब गंध आने लग जाती है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और उसको अपन रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस से मिला दी जाए, नाइट्रोजन गैस से क्रिया करा दी जाती है। किससे क्रिया कराते हैं? नाइट्रोजन गैस से क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। जितने भी डब्बा बंद पदार्थ आते हैं पैकेट वाले, उन सब के अंदर जो हवा भरी होती है ना, वो कौन सी हवा भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। लास्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखो, जब लोहे की कील को, ये हो गया तुम्हारे लोहे की कील, हो गई लोहे की कील, लोहे की कील को अपन ने कहाँ में डूब दी है? CuSO4,
कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन ने क्या कर दिया, इसको डोब दिए। डोबते हैं तो विलयन का जो रंग होता है नीला रंग हल्का हो जाता है। विलयन का रंग नीला होता है, लेकिन जैसे तुमने लोहे की कील डोबे तो उसका रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है और ये कॉपर का विस्थापन कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना, ये कॉपर का विस्थापन कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। Fe ने SO4 से क्रिया कर लिया, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को यहाँ पर ये क्या कर देगा, अलग कर देता, विस्थापित कर देता है, ठीक है। और इसी कारण विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। अध्याय 1 तुम्हारा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। घर जाकर अध्याय 1 का रिवीजन करना।